नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीरकुन से। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच के तहत रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध नामक चैप्टर। इससे पहले इस चैप्टर की 3 क्लास मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और एक क्लास मैंने यूट्यूब पे डेमो के तौर पे डाली थी। इसी टॉपिक की आज एक क्लास और यूट्यूब पे डाली जा रही है और उससे आप जज कर सकते हो कि किस प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है और आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है और इसके सारे अपना सिलेक्शन 101% हो सकता है, तो आप हमारी ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और मात्र 499 रुपए में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच एनरोल कीजिए। ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो बैच है, वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा और एक-एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपके माइंड में सेट करेगा। क्योंकि इस बैच में लिखवाया नहीं, याद करवाया जाता है। चाहे आप हरियाणा में एचएसएससी के तहत एएलएम, एसए, जेईई की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी में, पंजाब में, यूपी में कहीं भी तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्वेश्चन आता है, तो इस बैच से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पिछली क्लास की एक छोटी-सी झलक दिखाता हूँ। रिसेंटली मैंने अपने इस फाउंडेशन बैच में इसी टॉपिक से आपके प्रतिरोधकों के प्रकार नामक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, जिसमें कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध और कुछ अन्य प्रकार के प्रतिरोध, जिसमें थर्मिस्टर, सेनिस्टर, वेरिस्टर, लाइट डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट, उसको तो हम वेरिस्टर ही कहते हैं, ठीक है? तो ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल से आपको करवाया गया है। आप देख सकते हो कि एक-एक चीज़ को क्लास में समझाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है और कोशिश ये रहती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ-साथ क्लास में ही आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। तो आप बाकायदा देख सकते हो कितनी शिद्दत से और कितने अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस बैच में आप एनरोल कीजिए, लिखने वाला झंझट इसमें खत्म हो जाएगा। क्लास को अटेंड कीजिए, पीडीएफ को रिवाइज़ कीजिए, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। तो एक-एक चीज़ को आप बाकायदा देख पा रहे हो। अगर आपको ये क्लास डेमो के तौर पर जो मिल रही है, उसमें लगता है कि अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो मात्र ₹499 में। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, इसके बाद शायद प्राइस बढ़ जाए। और ऐप पे ही आपको 50 मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में नज़र आएँगे। पढ़ना, पढ़ने के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना और फिर अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। ये मॉक टेस्ट जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है, 50 मॉक टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन नज़र आएँगे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। 3500 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के कवर होंगे, 500 कंप्यूटर के और 1000 की पीडीएफ यानी कि 1500 कंप्यूटर की 1500 क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ कंप्यूटर की। 1500 क्वेश्चन की हरियाणा जीके की और 1500 क्वेश्चन की इंडिया जीके की पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप पे टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन। ऐप का नाम है वीर कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन ये नहीं कि यूट्यूब पे डाली जा रही है तो इसका बेनिफिट नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपका 101% आज की इस क्लास पे अच्छे से कवर होगा। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि किसी चालक कोई तार है उसको खींचकर दुगना कर दिया जाए। तो पहले प्रतिरोध इतना था तो नया प्रतिरोध क्या होगा? जैसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, मैं दिखाता हूँ फिर अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ऐसे आएगा क्वेश्चन कि कोई चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, तो पहले प्रतिरोध 5 ओम था तो नया प्रतिरोध क्या होगा? फिर बोलता है कि चालक की लंबाई को खींच के 3 गुना कर दिया जाए, तो पहले प्रतिरोध 4 ओम था तो नया प्रतिरोध क्या होगा? क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाए, व्यास या मोटाई को आधा कर दिया जाए और आपकी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, तो पहले प्रतिरोध 27 ओम था तो नया प्रतिरोध क्या होगा? इन क्वेश्चनों में ना आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती, 1 सेकंड में आप इनका आंसर दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो इस क्लास में आपके कॉन्सेप्ट कवर किया जाए। पढ़ाया बहुत कुछ जाएगा, लेकिन उसके पीछे मोटिव ये रहेगा कि उन क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट कर जाएँ। तो ये क्लास हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते-करते मेरे को 40 से 45, 50 मिनट भी लग जाएँ। लेकिन 40, 45, 50 मिनट में अगर एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है ना, तो इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता। बेस्ट डील होती है, ठीक है? कभी-कभार हम पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं और पता लगता है कि एक क्वेश्चन आया और वही नहीं अटेम्प्ट हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक-एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। पहले ओवरव्यू देता हूँ कि किसी भी चालक जो चालक वायर है जिसके अंदर से धारा का प्रवाह होगा, सुन लीजिए पहले मोटा-मोटा सुनिए। तो कोई चालक तार है, इसमें से धारा का प्रवाह होगा, तो उस चालक के अंदर कुछ अच्छे गुण हैं, जो धारा को सुगमता प्रोवाइड करवाते हैं, जिसे आप कंडक्टिविटी कहते हो। तो कुछ अवगुण भी हैं, जो धारा के प्रवाह को रोकते हैं। चालक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ।
वो अवगुण क्या है? वो धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन रेजिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आके सोचा जाए तो उसके अंदर गुण क्या है? धारा के प्रवाह को रोकना। और जो ये धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ये प्रतिरोध का गुण हमने देखा और उसके तहत हमने एक रजिस्टर बनाया, प्रतिरोधक बनाया। ये वो पदार्थ का टुकड़ा है जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है जो धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता रखता है। ठीक है? तो हमने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है किसी चालक तारक का, वो किन-किन चीज़ों पर निर्भर करता है। और उसी से अपना एक टॉपिक बना रेजिस्टेंस के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस आपका किन-किन चीज़ों पे निर्भर करेगा। तो उसने 4 चीज़ मेनली बताई। क्या-क्या चीज़ बताई? एक तो कहता है कि वो चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। एक तो क्या कहता है जी? चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। बताऊँगा सारा कुछ, ये फ़ॉर्मूला यहाँ ओवरव्यू दे दूँगा मैं इसका, लेकिन ये फ़ॉर्मूला मैं ड्राइव करूँगा अभी आगे चलकर, एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। पहले लंबाई, फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर आपकी विशिष्ट प्रतिरोधकता जो चालक के पदार्थ से आएगी और फिर तापमान। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि पहला जो फैक्टर जो इसका प्रतिरोध है, वो पहली चीज़ पे निर्भर करेगा, चालक की लंबाई। यानी कि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे से बताऊँगा, लेकिन सुन लीजिए, मोटा-मोटा सुन लीजिए। यानी कि ये चालक की लंबाई है जिसे L से डिनोट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। फिर दूसरा जो फैक्टर बताया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या मतलब है इसका? चालक तार आपका वृत्ताकार शेप में होता है। वैसे चालक तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन चालक तार यानी कि वायर है वो वृत्ताकार शेप में होता है, गोल होता है ना, गोलाई में होता है। तो उसका जो एरिया होता है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन चालक तार तो पतला सा ही होता है ना। तो उसके एरिया को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे की तरफ जा रहा है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या बताएगा? चालक के पदार्थ, कि कैसा पदार्थ यूज करें। आपको पिछला टॉपिक जो मैंने कराया था ना कि इंजीनियरिंग मटेरियल, तो उसमें मैंने आपको चालक की 15 से 16 की एक लिस्ट कराई थी। इसमें सबसे बेस्ट था बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धारा का सबसे अच्छे से प्रभावित करने वाला था सिल्वर। तो भी सिल्वर का यूज करें, कॉपर का यूज करें, एल्यूमिनियम का यूज करें, गोल्ड का यूज करें, प्लेटिनियम का यूज, किसका यूज करें? तो वही तीसरा पॉइंट बन जाएगा चालक का। और चौथा पॉइंट है तापमान। इसको तो ना वैसे यहाँ इंट्रोडक्शन के तौर पर तो बता दूंगा मैं, पीटीसी और एनटीसी, क्योंकि चालक तार है, उनके टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, तो चालक तो हो गए पीटीसी नेचर के, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तापमान बढ़ने के साथ इनका प्रतिरोध घटता है, वो हो गए एंटीसी नेचर के। लेकिन इनसे रिलेटेड ना, तापमान से प्रभावित से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है, वो कवर करने के लिए एक अलग से क्लास लूंगा, बेसिक तो मैं यहाँ बताई दूँ। तो ये फैक्टर है जो किसी चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। क्या हो गया? चालक की लंबाई जिसे L से डिनोट करोगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे आप A से डिनोट करोगे, चालक का पदार्थ, उस चालक के पदार्थ के अंदर एक गुण होता है जिसे आप प्रतिरोधकता कहते हो, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हो, जिसे रो से डिपेंड करते हो, तो हो गया वो चालक के पदार्थ से निकल के आएगा। और फिर तापमान। तो ये तीन चीजों को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे चालक की लंबाई को L से बताएंगे, चालक की लंबाई L। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे बताएंगे? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से बताएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए से बताएंगे। और चालक के पदार्थ के अंदर जो गुण होता है जो धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे आप रो से बताएंगे। और तापमान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो हमें इस क्लास में अच्छे से कवर करनी है, ये चीजें हैं जो क्लास में अच्छे से कवर करनी है। और उसी से ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला मैं ड्राइव करूंगा कि प्रतिरोध है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला बन जाएगा रो इंटू एल बाई ए। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और बताइए प्रतिरोध को मापते किस में है? प्रतिरोध को मापते हैं सर ओम में। किसमें मापते हैं? ओम में। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता को आप मापते हो ओम मीटर में। उसको भी ड्राइव करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से। तो ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई L हो गई, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया। और इस चालक का जो विशेष गुण है जो धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उसे आप रो से बोलते हो, विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो या रेजिस्टिविटी बोल दो, प्रतिरोधकता। तो उससे फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए ओम। ये फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबाई को इतना गुना कर दो तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खींच के तार को इतना गुना कर दो तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव।
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दो तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव, त्रिज्या को 3 गुना कर दो तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार को देखने को। बताइए क्लियर हो गया क्या पढ़ना है हमें? ये बात समझ में आ गई? अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं पहले। तो सबसे पहले आया चालक की लंबाई। चालक की लंबाई के साथ प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ा? चालक की लंबाई के साथ प्रतिरोध पर क्या प्रभाव? मैंने क्या कहा? बता भी दिया था मोटा-मोटा कि लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई दुगनी कर देंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। लंबाई को आधा कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। यानी कि लंबाई के साथ समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि प्रतिरोध है, लिख ही रखा है ये तो पहले। यानी कि प्रतिरोध है R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई, यानी कि लंबाई के साथ ही प्रतिरोध पे उतना ही प्रभाव पड़ेगा। तो बोलता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है। जब चालक की लंबाई में वृद्धि के पढ़ना है जस्ट, जो काम का था वो ऊपर लिखा ही पड़ा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ना तो डायग्राम आएगा ना ये पॉइंट आएंगे, क्वेश्चन तो वहां आएगा, वहां तक जाने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने को मेरी बात को। जब चालक की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध उसी अनुपात में बढ़े। एग्जाम्पल देखिए, इस प्रकार यदि एक 10 स्टैंडर्ड वायर गेज, ये चालक की मोटाई को मापते हैं हम। आपको मैंने एक चैप्टर करवाया था, उसमें हमने देखा था कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक आपकी छल्ले के आकार का, जिसे आप मेजर करते हो चालक की गोलाई को, मोटाई को, वो मेजर किस में करते हैं? एसडब्ल्यूजी, स्टैंडर्ड वायर गेज। परेशान मत होना, बस ध्यान रखना ये चालक की मोटाई को मापते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज में। तो 10 स्टैंडर्ड वायर गेज, इस वायर गेज की खास बात पता है क्या है? नंबर बढ़ता जाएगा तो पतला होता जाएगा तार, समझ गए? मतलब कि उल्टा चलता है ये। 10 स्टैंडर्ड वायर गेज से अगर 8 स्टैंडर्ड वायर गेज होगा तो मोटा तार होगा, समझ गए? ऐसे चलता है ये। तो 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का एक कॉपर कंडक्टर है, कॉपर का तार है, जिसकी लंबाई 300 मीटर, यहां पर आइए हमें इस पे फोकस करना है, जिसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर है हो, और उसकी रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध कितना बताया? 1 ओम होगा। प्रतिरोध कितना दे दिया? 1 ओम। सारा कुछ दे रखा है, एग्जाम्पल है ये, इसको समझना है जस्ट। तब इसी साइज की 600 मीटर, साइज वही है 10 स्टैंडर्ड वायर गेज, उतनी मोटाई है। 10 स्टैंडर्ड वायर गेज की पहले लंबाई कितनी थी? 300 मीटर, तो प्रतिरोध कितना था? 1। अब कह रहे हैं उसी साइज की 600 मीटर, लंबाई को दुगना कर दिया भाई, 300 से लंबाई कितनी होगी? 600। अब बताइए, लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध, लंबाई को दुगना करेंगे प्रतिरोध भी दुगना, लंबाई को 3 गुना करेंगे प्रतिरोध भी 3, लंबाई को आधा करेंगे प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। लंबाई पहले 300 थी, 300 से कितनी कर दी? तो प्रतिरोध पहले कितना था? 1, अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। यही है लंबाई के साथ, समझ गए? लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा अब थोड़ा, कि लंबाई दुगना कर रहे हैं, पहले 5 मीटर का वायर था, अब 10 मीटर का। कभी कभार हम खींच के भी करते हैं ये काम, खींचते हैं या चीजों को दबाते हैं, तब क्या रिस्पॉन्स आएगा उसको नेक्स्ट पेज में। एक डायग्राम भी देख लीजिए कि लंबाई, लेंथ ऑफ वायर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस जिसको हम ओम में मापते हैं। अगर लंबाई को 5 मीटर बढ़ाया है तो प्रतिरोध उसी सेंस में बढ़ेगा। तो इसके लिंक कैसा आता है? ये कोई पेपर में नहीं आएगा, रेखीय आपका डायग्राम बनता है। लंबाई को अगर इतना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है, तो प्रतिरोध भी इतना बढ़ेगा। प्रतिरोध इतना बढ़ा है तो इसका मतलब लंबाई भी इतनी बढ़ी है। तो कैसा डायग्राम बनेगा? रेखीय डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा? रेखीय। यहां से कोई पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस लंबाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? लंबाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई की, कैसे भी बोल दीजिए। लंबाई को अगर दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं, उस फॉर्मूले में पहली चीज निकल के आ गई, प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई। लंबाई बढ़ेगी दुगुनी तो प्रतिरोध भी दुगुना, लंबाई 3 गुना प्रतिरोध, लंबाई 75% बढ़ी, प्रतिरोध भी 75, लंबाई आधी हो गई, प्रतिरोध भी आधा, लंबाई 33 है ये बटा 3% घट गई तो प्रतिरोध भी 33। और ये जो मैंने बोले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ही है और कोई नई बात नहीं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट से जाने से पहले अब इसमें एक फैक्ट देखिए, जानिए इसको। किसी चालक की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए, ये n के सेंस में बताऊंगा मैं तुमको, ताकि अपने को पेपर में एक मतलब ट्रिक सी मिल जाए, पेपर में पेन उठाना ना पड़े। तो मैंने शॉर्टकट बना लिए इन चीजों को, n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी n गुना हो जाएगा, प्रतिरोध भी n गुना हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि लंबाई को 3 गुना कर दिया, लंबाई n का मान कितना हो गया? 3 गुना, 3 गुना कर दिया। प्रतिरोध को n गुना, लंबाई को n गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी n गुना हो जाएगा। n मतलब n का n आ गया, लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई,
लंबाई को दुगुना, प्रतिरोध भी दुगुना, लंबाई को 3 गुना, प्रतिरोध भी 3 गुना, लंबाई को n गुना, प्रतिरोध भी n गुना। तो लंबाई को 3 गुना किया है, तो प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा? प्रतिरोध भी आपका 3 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। आप कहोगे ये तो सर बहुत सिंपल सी बात थी, आप इसे n में क्यों डाल रहे हो? भाई ये यहाँ सिंपल सी है, लेकिन वहां जाके थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा करेगी जब आपको त्रिज्या और व्यास दे रखा हो, तो वहां ये n वाला बड़ा काम आएगा। और मैं इसके लिए एक लास्ट में एक टेबल भी बना दूंगा जिसको आप पढ़ के चले जाएंगे, और अभी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। किसी चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए, n का मान कितना कर दिया भाई? आधा कर दिया, हाफ कर दिया जाए। लंबाई को कितना कर दिया गया? आधा कर दिया गया, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? n की मान क्या हो गया? 1/2, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी आपका हाफ हो जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर लंबाई को, इस बात को अगर देखा जाए, लंबाई को, अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा अगले पेज पे, लंबाई को अगर n गुना कर दिया जाए, लंबाई को n गुना कर दिया जाए, है ना, तो प्रतिरोध, तो क्या बोलेंगे? प्रतिरोध भी आपका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी आपका n गुना हो जाएगा। बड़े साफ साफ खुले खुले लिख रखे हैं, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी आपका n टाइम्स हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपका प्रतिरोध है, आर है, प्रतिरोध यानी कि आर है, वो क्या है? प्रतिरोध आपका आर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रतिरोध आर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के, यानी कि लंबाई के साथ जो रिस्पॉन्स होगा वही प्रतिरोध को करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ऊपर दो दे भी रखे, एक और लिख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि लंबाई को 4 गुना कर देंगे, तो पहले प्रतिरोध, लंबाई को 4 गुना कर दिया गया, ठीक है, लंबाई को 4 गुना कर दिया, तो पहले प्रतिरोध का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले प्रतिरोध था कितना? पहले प्रतिरोध था, जैसे मान लिया 10 ओम था, प्रतिरोध कितना था? 10 ओम था। तो हमसे पूछा है कि बताइए नया प्रतिरोध कितना? लंबाई को कितना गुना किया है? 4 गुना। ये लंबाई का जिक्र कर रहे हैं, मैंने लंबाई लिखा नहीं है, लंबाई को लिखूं या लिख देते हैं, लंबाई कर दी 4 गुना। लंबाई को कितना गुना कर दिया गया? लंबाई को 4 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो पूछा है कि पहले प्रतिरोध 10 ओम था, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? ये बात हमसे, नया प्रतिरोध क्या? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन आगे चलकर इसमें थोड़ी डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा लॉजिक समझेंगे। तो 4 गुना करे हैं तो नया प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? n की वैल्यू क्या है? 4 है, n की वैल्यू क्या है? 4, तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले प्रतिरोध कितना था? 10 ओम। 4 गुना लंबाई की है तो प्रतिरोध भी 4 गुना होगा। नया प्रतिरोध कितना होगा? 40 ओम। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा जी? 40 ओम। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, कैसे? समझिए। वो कह रहा है कि जब, परंतु जब चालक की लंबाई को खींच कर वृद्धि की जाए, मतलब चालक तार को खींच रहे हैं या चालक तार को दबा रहे हैं, तो उल्टा रिस्पॉन्स चलेगा। तो चालक लंबाई को खींच कर ही आता है वैसे तो ज्यादातर। जब चालक की लंबाई को खींच कर वृद्धि की जाए, तो उसकी लंबाई में जितनी वृद्धि होगी, भाई कोई चीज है जो स्ट्रेचेबल है, खींचने योग्य है, खींचने योग्य है, तो हमें पता है कि उसकी वॉल्यूम तो ओवरऑल जितनी पहले थी उतनी अब रहेगी। भाई मेरे पास 100 रुपए है, 100 का एक नोट ले लूं, 50-50 के दो नोट ले लूं, 25 का तो होता नहीं, 20-20 के 5 ले लूं, 10-10 के 10 ले लूं, 5-5 के 20 ले लूं, 1-1 रुपए के 100 सिक्के ले लूं, ओवरऑल मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 ही रहेंगे। तो चालक तार को हम खींच रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, तो लंबाई को तो बढ़ा दिया, तो उसकी मोटाई पहले थी, वो उस मोटाई क्या हो जाएगी? जितनी लंबाई हमने खींची उतना ही मोटाई कम हो जाएगी, वो अब पतला हो जाएगा। क्या बोला है? जब चालक की लंबाई को खींचकर वृद्धि की जाती है, तो उसकी लंबाई में जितनी वृद्धि होती है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उतनी ही कमी हो जाती है। ये समझने वाली बात थी, हमें पेपर में क्वेश्चन करने से मतलब है। अब उसके लिए एन वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। जब किसी आर ओम प्रतिरोध वाली चालक तार, पहले चालक का प्रतिरोध कितना था? किसी चालक का प्रतिरोध आर ओम था, तो एक चालक तार है, उसका पहले प्रतिरोध कितना था? उसका प्रतिरोध पहले आर ओम था। अब देखना कितना फायदा मिलेगा उस एन, ये एन वाला बताया ना, तुमको लगा यार ये की वाली बात क्या है, दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध दुगुना, 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 3 गुना, ये क्यों एन के अंदर गए आप? अब उसके लिए अब आपको पता लगेगा कि इसमें तो साफ साफ पता लग रहा था 4 गुना क्या है, तो प्रतिरोध भी 4 गुना 10 चौके 40 हो जाएगा, लेकिन अन वाली बात यहाँ रोल प्ले करेगी। कोई एक चालक तार है, उसके एन, उसका जो प्रतिरोध है वो आर ओम है, उसका प्रतिरोध आर, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 10 15 20,
प्रतिरोध वाली चालक तार को खींच कर लंबाई को n गुना कर दिया। खींच कर लंबाई को कितना गुना कर दिया? n गुना कर दिया। n की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, दुगुनी कर दी लंबाई, लंबाई 3 गुना कर दी, लंबाई 4 गुना कर दी, खींच के लंबाई 5 गुना कर दी, लंबाई को दबाकर आधा कर दिया, लंबाई को दबाकर 1/3 कर दिया। दबाने वाला नहीं आता लेकिन फिर भी खींच रहे हैं, तो भाई दबा भी तो सकते हैं किसी चीज को, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओवरऑल उसके वॉल्यूम जो होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो नहीं बदले। तो R प्रतिरोध था, उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? n स्क्वायर R हो जाएगा, n स्क्वायर R हो जाएगा। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन अगर खींच कर रहे हैं तो n के स्क्वायर में जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब किसी R ओम का प्रतिरोध वाली चालक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए, खींचकर कितना कर दिया जाए? 2 गुना। खींचकर कर रहे हैं, n की वैल्यू कितनी है जरा बताना। इस न्यूमेरिकल में देखा जाए, ऊपर लिख रहा हूं, इसमें इस वाले की आंसर ऊपर लिख रहा हूं, n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि नीचे और एग्जांपल लेंगे। n की वैल्यू है 2 गुना, n का कितना गुना, n मतलब 2 गुना कर दिया, तो नया खींच कर रहे हैं ना, बताइए क्या कर रहे हैं? खींच कर रहे हैं, तो नया प्रतिरोध, न्यू रेजिस्टेंस, नया जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? n स्क्वेयर r होगा। नया प्रतिरोध क्या होगा भाई? n स्क्वेयर r हो जाएगा। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n का मान बताओ, 2 गुना, तो 2 का क्या करेंगे? स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर गुना में r, 2 का स्क्वेयर गुना में r, तो 2 दूनी 4r हो जाएगा। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा जी? 4r हो जाएगा। यही बात दे रखी है कि नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? नया प्रतिरोध 4 गुना। बोलो ये समझ में आया क्या? नहीं आया? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ इसको तो मैं हटाऊंगा। अब नीचे एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के सारे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई प्रतिरोध है, कोई चालक तार है, उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो बोल दिया कि प्रतिरोध है जी आपका 10 ओम। प्रतिरोध कितना है जी? 10 ओम है। उस चालक तार को खींचकर, क्या बोला है? खींचकर, दबाकर नहीं आता, खींचकर वाला ही आता है। उस चालक तार को खींचकर 3 गुना कर दिया, चालक तार को खींचकर 3 गुना कर दिया, तो हमसे पूछा है कि नया प्रतिरोध बताओ। तो उस चालक तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, ये हमसे पूछा है, नया प्रतिरोध उस चालक तार का कितना। आप बताइए n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू आप देख पा रहे हो, n की वैल्यू 3r है, 3 गुना है, n की वैल्यू, n का मान 3 है। उसको बोला है खींचकर, खींचकर बोला जाए तो न्यू प्रतिरोध, नया प्रतिरोध कितना होगा? नया प्रतिरोध होगा जी n स्क्वेयर r, n स्क्वेयर r होगा, बस। अगर ये खींचकर ना बोलता तो लंबाई को 3 गुना कर रहे थे तो प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाता? 3 गुना। लंबाई को 5 गुना कर रहे थे तो प्रतिरोध भी कितना हो जाता? 5 गुना। लेकिन इसने खींचकर 3 गुना कर दिया, यानी कि n की वैल्यू 3 है, नया प्रतिरोध हो जाएगा n। n का मान बोलो कितना है? का मान है जी 3। n का मान कितना है? n का मान है 3, तो 3 का क्या करेंगे? 3 का करेंगे सर स्क्वायर और गुना में r। r का मान कितना है? r का मान है जी 10। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना में 10, यानी कि नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 90 ओम हो जाएगा। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा जी? 90 ओम हो जाएगा। ये तुमको थोड़ी देर पहले n को लगा था कि ये फालतू का झमेला है। अब समझ में आ गया कि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो n गुना, n प्रतिरोध है तो n गुना लंबाई की है तो प्रतिरोध भी n गुना, लंबाई को 4 गुना किया है तो प्रतिरोध भी 4 गुना। बड़ा सिंपल सा लगा। इस बात को यहां उसका देखा कि खींच कर रहे हैं तो स्क्वायर में चलेगा। कह रहे हैं कि लंबाई को 3 गुना कर दिया तो नया प्रतिरोध n की वैल्यू 3 है, तो नया प्रतिरोध n स्क्वायर r हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 गुना में पुराना प्रतिरोध कितना? लंबाई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बड़ा सिंपल सा, अब उस टेबल में दिखाऊं ना, थोड़ी देर पहले मैं वो टेबल दिखा रहा था, तुमको लगा कि पता नहीं कैसे होगा। अब बताइए, लंबाई को 2 गुना कर दिया, लंबाई को दुगुना कर दिया, पहले प्रतिरोध 5 ओम था, तो नया प्रतिरोध बताओ। लंबाई को दुगुना कर रहे हैं, खींच के नहीं कर रहे ना, तो नया प्रतिरोध 5 दूनी 10 हो गया। लंबाई को दुगुना किया, प्रतिरोध भी दुगुना। वो कह रहे हैं कि लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया। अच्छा, खींच कर रहे हैं, खींच के कर रहे हैं सर, तो एन स्क्वायर, एन का मान कितना है? 3 गुना, तो n का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 गुना में 4, 9 चौका 36 ओम। समझ गए? ये टेबल हमें ऐसे बनानी है और ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए। क्लियर हो गया? तो पहला क्या था, हमने देखा था चालक की लंबाई पर, लंबाई के साथ जितनी लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, लंबाई को कम करेंगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो आपका प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई।
इसके अंदर डिटेल से जाना, ये तो बड़ा सिंपल सा था कि चालक की लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी लंबाई को बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन फिर हमने थोड़ा डेप्थ में गए तो पता लगा खींचकर लंबा करेंगे तो नया प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया प्रतिरोध निकालने के लिए हमें एन स्क्वेयर आर करना पड़ेगा, एन स्क्वेयर आर करना पड़ेगा। और एन स्क्वेयर एन क्या है, 3 गुना, तो 3 का स्क्वेयर, 2 गुना करता तो 2 का स्क्वेयर, 5 गुना करता तो 5 का स्क्वेयर, आधा कर देता दबाकर तो आधे का स्क्वेयर, लेकिन आधा दबाने वाला शायद ही आता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी थोड़ी गहराई में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गोलाई चालक की गोलाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया चालक की गोलाई। आपका चालक कैसा कार होता है, वृत्त के आकार का होता है, वृत्ताकार होता है। गोलाकार वृत्ताकार एक ही बात है ना, लेकिन लंबाई वृत्ताकार बोला जाता है। तो उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर, पाई आर। तो आर त्रिज्या पे जाना पड़ेगा और डायमीटर व्यास पे भी जाना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक से देखेंगे, समझने में हो सकता है कि तुमको 5 से 7 मिनट 10 मिनट भी लग जाए, न्यूमेरिकल करने में पेन भी नहीं उठाना, तो उसके लिए ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहे, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने देखा लंबाई, लंबाई में क्या देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के, लेकिन इसने बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिरोध है वो किसी चालक तार के, प्रतिरोध किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, इंट्रोडक्शन पे बताया था। तो वो उसका क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कैपिटल ए लिख देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपका चालक तार का प्रतिरोध है वो चालक तार के क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा व्यवहारिक होकर समझते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। जितना लंबा तार होगा उतना ही प्रतिरोध होगा, जितना कम तार होगा उतना ही कम प्रतिरोध। लंबाई के साथ ये सोच लो कि लंबी तार है तो लाइन लॉस ज्यादा होगा। पानी के सेंस में देख लो, भाई पानी को सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बहा के ले जाना है, 5 फीट की दूरी पर, तो कम जमीन पानी सोखेगी, जमीन 5 फीट तक। अब वही पानी आपको 15 फीट तक दूर लेके जाना हो, 50 फीट तक, 100 फीट तक दूर लंबा लेके जाना हो, तो जमीन लंबा पानी सोखेगी। अरे मतलब समझते हो ना, भाई पानी को 5 फीट दूरी पर यहाँ से लेकर वहां तक बहा के लेके जाना है, तो जमीन कितना का पानी सोख पाएगी, 5 फीट दूरी तक। वही अगर 50 फीट लंबी दूरी होगी, लाइन लॉस ज्यादा होगा, तो 50 फीट लंबी दूरी तक पानी सोख, 100 फीट, 100 फीट तक पानी जमीन सोखेगी। तो लंबाई के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध धारा क्या है, धारा को पानी सोच सकते हो, धारा भी तो आपकी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है और पानी भी आपका ऊंचाई से निचाई की तरफ जाती है। तो धारा के रास्ते में प्रभाव बाधा, प्रवाह में जो बाधा डालता है वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध को आप पानी के सेंस में ऐसे सकते हो, जो जमीन पानी को सोखती है, जो बाधा डालती है, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऊंचाई निचाई आती है। तो ठीक है, अब देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सुनो, कोई चालक तार है, धारा का प्रवाह करवा रहे हैं, तो जितना बड़ा मोटा तार होगा धारा का प्रवाह उतना, गली से रिलेट कर सकते हो, जितनी चौड़ी वाइड गली होगी उतने ही लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। बड़ी सी गली है, एक आदमी को, मोटा आदमी एक अट्टा खट्टा ही बड़ा मुश्किल से, तो उसके साथ अगर एक और फंस जाएगा तो क्या दोनों वो एक साथ पास हो पाएंगे। आपने देखा होगा जो मतलब सकरा, सकरा मतलब नैरो जो गलियां होती है, उसमें एक साधन सामने से आ रहा है एक ही साइड से, तो इस साइड वाले को या उस साइड वाले एक को रुकना पड़ता है, वो क्रॉस होगा तभी वो आ पाए। वन वे ही है होता है जब आपकी गली भीड़ी हो। ठीक उसी प्रकार से इसने बोला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो चालक तार है वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार है तो उसकी गोलाई, जितनी ज्यादा गोलाई बड़ी होगी, मोटा तार होगा, उतना ही धारा का प्रवाह अच्छे से होगा, जितना छोटा होगा उतना ही आप कम होगा। तो धारा का प्रभाव कम कब होगा, जब प्रतिरोध का मान ज्यादा हो। कहने का मतलब ये है कि जब आपका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई ज्यादा होगी तो धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। अभी तक तो मैंने, क्योंकि हमें आना तो प्रतिरोध पे है ना, मैंने धारा के सेंस में बताया, मोटा तार ज्यादा धारा का प्रवाह, पतला तार कम धारा का प्रवाह। लेकिन इसने कहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रतिरोध के, कैसे, इस बात को समझिए, ज्यादा मोटा तार है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई एक तो ये पतला सा तार है ना, ये पतला, एक ये मोटा तार है, तो इसमें से ज्यादा धारा प्रभावित होगी या इसमें से, नॉर्मल सी बात है, अभी इसमें से ज्यादा धारा प्रभावित होगी, तो एरिया ज्यादा है इसका, एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, धारा का प्रवाह आपका ज्यादा होगा, धारा का प्रवाह ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा।
तो एरिया ज्यादा होगा। लेकिन अगर 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 पर एरिया आपका कम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, तो इस बात का मतलब क्या है कि अब उसमें से प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। और इसी बात को बोलते हैं कि जो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब एरिया मोटा, प्रतिरोध कम। एरिया उस चालक तार का, गोलाई वाला एरिया कम, प्रतिरोध। समझ गए इस बात को? बस बहुत बढ़िया। बता देते हैं, तुमको लगेगा कौन मोटा कौन, यहाँ लिख भी रखा। तो कह रहा है कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब किसी चालक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि की जाती है तो उसके प्रतिरोध में कमी होती है। अब सुनो, समझना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तभी आपका बेड़ा पार होगा, अदरवाइज तो फिर टाइम पास वाली बात हो जाएगी। ये कोई चालक तार लिया, तो चालक तार लेते हैं। हाँ समझो, ये एक चालक तार लिया। ठीक है, साफ साफ नजर आए ताकि। अब ध्यान पूर्वक देखिए, इस चालक तार का जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब समझते हो ना, सेंटर से लेकर आपकी सरकमफ्रेंस परिधि तक। अब एक ये चालक तार है, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ज्यादा है। त्रिज्या ज्यादा है मतलब व्यास भी ज्यादा होगा, क्योंकि त्रिज्या का डबल आपका व्यास होता है। तो वो कह रहे हैं क्या, जब किसी चालक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि की जाए। अब पहले इसके आर, आर की जो भी वैल्यू थी, अब इसकी वैल्यू आर, इसका जो आर था, जो त्रिज्या थी वो बहुत कम थी, इसकी त्रिज्या कम है। और जबकि इसकी त्रिज्या क्या है, बहुत ज्यादा है। तो कि त्रिज्या या फिर डायमीटर, त्रिज्या कम है तो डायमीटर भी कम है, व्यास भी कम है। जबकि इसका डायमीटर, त्रिज्या ज्यादा है तो इसका डायमीटर भी ज्यादा है। तो क्या कहा है कि जब किसी चालक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि की जाए तो उसके प्रतिरोध में कमी होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि अब पढ़ेंगे इस बात को, नीचे वाली लाइन से क्लियर होगा अच्छे से। एक बेलनाकार चालक का आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। क्योंकि ये जो चालक तार आपको दिखाई दे रहा है वो किसके समान दिखाई दे रहा है, बेलनाकार, बेलनाकार है ये। और बेलनाकार है तो इसका मतलब किसके तुल्य है, गोलाकार है, वृत्त के समान है, किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल आप बहुत अच्छे से जानते हो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। के बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट होता है, इसको छोड़िए, इसको गोली मारिए। आर, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है, आर का मतलब है जी डायमीटर का आधा। तो इसको आर की जगह क्या मैं d/2 लिख सकता हूँ क्या? और उसका हमें क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो बताइए नया जो क्षेत्रफल आएगा उसको तुमने छोड़ ही दिया, वो आ जाएगा d का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर। बस इसको ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यह है, इस ए की जगह, इस ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस ए की जगह हम रख सकते हैं जी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। या फिर इसी चीज को हम क्या रख सकते हैं, इसी चीज को हम रख सकते हैं पाई डी, आर की जगह डी रखेंगे, यानी कि ये बन जाएगा डी का स्क्वायर, पाई डी का स्क्वायर और बटा में आर था, डी, आर की जगह d/2, डायमीटर का आधा ही त्रिज्या होती है। तो डी का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी। ये दोनों बातें। अब देखो, आपने एरिया को बढ़ाया, प्रतिरोध घट गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वायर रख सकते हो। आपने त्रिज्या का मान बढ़ाया, त्रिज्या का मान बढ़ाया स्क्वायर के साथ, तो प्रतिरोध घटेगा। आपने डायमीटर को बढ़ाया तो भी प्रतिरोध घटेगा। तो इस बात को पता है क्या लिखा है, जब किसी चालक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि की जाए तो उसके प्रतिरोध में कमी होती है। तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया की जगह आप क्या रखोगे, एरिया की जगह आप रखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, डायमीटर का आधा। तो त्रिज्या डायमीटर दोनों। अब ये समझने वाला था, यहाँ से बात तो नहीं बनी, ये तो समझ में आ गया सर कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके एरिया की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। एरिया की जगह हम रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आर की जगह रख सकते हैं हम d/2, d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। और ये ग्राफ भी समझ में आ गया, कैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध घटेगा, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये वाली बात तो नहीं पूछी जाएगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या तो वो फॉर्मूला पूछा जाएगा, वो हमें याद ही हो गया अब तो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और ओम में मापते वो तो याद है। ये वाली बात भी समझ में आ गई पिछली, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लंबाई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया की जगह हम क्या रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम रख सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन को वह कैसे आएगा भाई, जब किसी आर ओम कोई प्रतिरोध है, उसका कोई तार है, उसका प्रतिरोध की कोई चालक तार है, उसका प्रतिरोध है आर ओम। पहले एरिया को देखेंगे, पहले हम त्रिज्या और व्यास पे नहीं जाएंगे, पहले एरिया को समझते हैं ध्यान से, क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमने देखा कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लंबाई, लंबाई को 2 गुना किया, प्रतिरोध भी 2 गुना, लंबाई को 3 गुना किया, प्रतिरोध भी 3 गुना, लंबाई को 5 गुना किया, प्रतिरोध भी आपका 5 गुना हो गया। ये बात तो समझ में आ गई। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रतिरोध वाले चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल n गुना कर दिया जाए। आप कहोगे फिर से n, अरे भाई ये n से ही समझाना पड़ेगा, n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध R बटा में n हो जाएगा, R बटा में n, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बटा में n गुना हो जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ऐसे समझो, R ओम का प्रतिरोध था, एरिया कर दिया भाई 2 गुना, तो प्रतिरोध हो जाएगा R बटा में 2। उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को बढ़ा रहे हैं मेरे भाई, एरिया को अगर तुम बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध को कम करो, प्रतिरोध को क्या करो, एग्जाम्पल से समझे। नहीं समझ में आया तो एक ये रहा, फिर भी नहीं आया तो एक और नीचे समझ में आ जाएगा। जब किसी R ओम प्रतिरोध वाले चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना गुना कर दिया, 2 गुना। अभी तक हम त्रिज्या और व्यास पे नहीं गए, 2 गुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध पता है क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध उल्टा चलना है, प्रतिरोध को गुना कर दिया n गुना, n की वैल्यू कितनी है 2, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा R बटा में, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा R बटा में n, R बटा में n, n का मान कितना है 2, नया प्रतिरोध R बाई 2 गुना हो जाएगा, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई R बाई 2 गुना हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया क्या, नहीं आया सर, अब तक नहीं आया, n समझ लीजिए, नीचे वाले से समझ में आया। सुनो, जब किसी R ओम प्रतिरोध वाले, R की वैल्यू रखूं, कुछ समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, देखो समझ, R की वैल्यू रख रहा हूं, R की वैल्यू रख लें, R की वैल्यू रखी जैसे मैंने 5 ओम, R की वैल्यू कितनी रख दी 5 ओम। कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है भी, उसका प्रतिरोध है जी आपका 5 ओम, प्रतिरोध कितना है 5 ओम। प्रतिरोध वाले चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुना कर दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया, तो तुम्हारे लिए ये समझना भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना इधर। आधा गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया था, n का वैल्यू 2 था तो r बाई n हो गया, r बाई 2 हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 बटा 2 गुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध, इसको हटा देते हैं, नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ये हम क्वेश्चन ही रख लेते हैं, क्योंकि क्योंकि उसके बिना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, सही है, क्वेश्चन बना दिया मैंने ताकि तुमको अच्छे से समझ। अब बताओ, जब किसी चालक तार का 5 ओम का प्रतिरोध था, यानी कि पहले प्रतिरोध कितना था 5 ओम है, प्रतिरोध कितना है भाई 5 ओम है, ठीक है, और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कितना गुना कर दिया, 1 बटा n का मान कितना कर दिया, n ही हमें देखना है, 1 बटा 2 गुना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना गुना कर दिया, ये n की वैल्यू होती है, 1 बटा 2 गुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध, न्यू रेजिस्टेंस, नया प्रतिरोध कितना होगा, तो मैंने क्या बताया कि जितना आपने गुना किया है, पुराने वाले प्रतिरोध को R से बोलेंगे, पहले पुराना प्रतिरोध कितना था, R की वैल्यू कितनी है भाई, R की वैल्यू है 5 ओम, R की वैल्यू कितनी है 5 ओम, N की वैल्यू 1/2, और बटा में क्या रखते हैं, बटा में रखते हैं जी N। आप कहोगे सर ये याद कैसे रखेंगे, लंबाई के साथ तो आपने बोला था डायरेक्टली R N R हो जाएगा, यहाँ पर R बाई N कर दिया, मैं कराऊंगा भाई याद, दोनों को अभी अगले पेज पे रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, तो R बाई N हो जाएगा। अब बताओ R का मान कितना है जी 5 ओम, R का मान कितना है 5, N का मान कितना है, N का मान है जी 1 बटा 2, पीडीएफ में आपको साफ साफ नजर आएगा, दिखाऊं कैसे नजर आएगा, कैसे नजर आएगा, और यहाँ इसके नीचे है तो दिखाई नहीं, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ दिखेगा, यानी कि R बाई N, N का मान कितना है, N का मान 1 बटा 2। अब बताओ नीचे से पलट दूं, नीचे से पलटेंगे तो 5
और 1/2 है वो पलट के क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। नया प्रतिरोध कितना होगा, 5 2 10 ओम। नया प्रतिरोध कितना होगा, तो समझ में आया क्या? समझ में आया? ये बात आ गई समझ में? अब दोनों को एक साथ लिखता हूँ ताकि तुमको थोड़ा तसल्ली हो, फिर इस पेज को डिलीट कर देंगे। 10 ओम का प्रतिरोध है, आर का मान कितना है भी, पुराने वाले प्रतिरोध का मान है 10 ओम, पुराने वाले प्रतिरोध का कितना है 10 ओम है। कह रहे हैं कि लंबाई को 3 गुना कर दिया, लंबाई को 3 गुना कर दिया, खींचने वाली बात को साइड में छोड़ दो, एक बार 3 गुना कर दिया। सेम की सेम बात फिर से लेते हैं, सेम की सेम बात फिर से लेते हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आर का मान है 10 ओम, कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या बोला इसने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया, क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया। तो हमसे पूछा है नया प्रतिरोध क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। नया प्रतिरोध क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया। दोनों ही क्वेश्चन में आपको ध्यानपूर्वक देखना है, नए प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये बात हमसे पूछी। अब एक बात बताओ, जो n गुना कर दे, इतना गुना कर दे, वो होता है जी n, लंबाई को इतना गुना कर दे वो होता है n का मान, n का मान कितना है 3 गुना। क्षेत्रफल को इतना गुना कर दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर सीधा ही क्षेत्रफल या 3 गुना। आप बताओ लंबाई के साथ कैसा रिलेशन था, लंबाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था, यानी कि जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही आपके प्रतिरोध बढ़ेगा। आप बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसा रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा बढ़ेगा। तो अपने को न्यूमेरिकल करने से मतलब है, तो नया प्रतिरोध है आर न्यू, नया प्रतिरोध है, उसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा n इंटू आर, लंबाई के साथ तो ये रहेगा, और यहां से नया प्रतिरोध, जो नया प्रतिरोध निकलेगा उसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, आर बाई एन होगा, आर बाई एन होगा। बताओ n का मान कितना है 3, यानी कि 3 गुना में आर, आर का मान कितना है जी 10, यानी कि नया प्रतिरोध हो गया 10 3 30 हो। ये समझ में आया क्या? आर का मान बोलो कितना है, आर का मान है जी कितना, 10 की जगह 12 कर लेता हूं ताकि 10 की जगह क्या कर लेते हैं 12, 12 ओम है, कितना ओम है जी 12, तो 12 बटा में कितना था 3, 12 बटा में 3, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4 ओम। ऐसा क्यों हुआ है बताइए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई है पहले से 3 गुना कर दी, पहले पतला तार था अब इतना मोटा तार कर दिया, तो मोटा तार होने का मतलब क्या है, धारा का प्रवाह अच्छे से, तो इसका मतलब पहले 12 ओम था, लंबाई को 3 गुना कर रहे थे तो प्रतिरोध भी 3 गुना, मोटाई को 3 गुना कर रहे हैं, मोटा तार कर रहे हैं तो प्रतिरोध 3 गुना से, तो 12 के बटा में क्या, 3, 12 के बटा, ये समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। ये बात समझ में आ गई, लंबाई खींचने वाली बात को मैंने बता दिया, स्क्वायर के साथ बढ़ते हैं। अब सुनिए एन वाले रोल कहाँ प्ले करता है, एन वाले रोल यहाँ प्ले करेगा, और इससे पार तो टॉपिक भी पार, इससे पार हो गए ना तो समझ लेना कि तुम्हारा टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं। समझिए, जब किसी आर ओम, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको, बट जब किसी आर ओम प्रतिरोध वाले चालक तार के व्यास, मोटाई या त्रिज्या, व्यास मोटाई या त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध पता है कितना गुना हो जाएगा, नया प्रतिरोध r बटा में n स्क्वायर हो जाएगा, r बटा में क्या हो जाएगा जी n का स्क्वायर। ये क्यों हुआ है पता है, ये बात मैंने यहां बहुत अच्छे से समझा, यहाँ मैंने यही चीज तो एक्सप्लेन की, फिर मैंने बताया था कि ये बाद की बात है कि न्यूमेरिकल कैसे आएगा। आपको पता है चालक तार कैसा है, वृत्त के आकार है, बेलनाकार तार है, वृत्ताकार है, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम लेके आ रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वो पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर मतलब आप एरिया को, अगर एरिया के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो वो एरिया के साथ छेड़खानी कब होगी, जब त्रिज्या के साथ, त्रिज्या मतलब क्या है, त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब डायमीटर बढ़ा, डायमीटर बढ़ा तो एरिया बढ़ गया, तो वो किसके साथ क्या रिलेशन बना रहा था, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पता लग गया कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन इस एरिया के अंदर झांक के देखेंगे तो वो पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर त्रिज्या के, और आर का मतलब है d/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर बटा में 4, यानी कि ये डबल के साथ चलता है। और एक बात बताऊं, जो आपकी कांस्टेंट चीज होती है ना उसको इग्नोर करते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दिया जाता है,
इसको भी छोड़ दिया जाता है और इसको भी छोड़ दिया जाता है। फिर ध्यान से देखो क्या बचा, एरिया की जगह रख सकते हैं आर स्क्वायर, एरिया की जगह रखते हैं डी स्क्वायर, यानी कि एरिया के साथ तो आर बाई मतलब सिर्फ बटा में जाएगा। अगर ऐसे समझो एरिया को दुगुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। उल्टा चलते हैं, रिवर्स प्रपोज। एरिया को 3 गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध को 3 से भाग कर। एरिया को 5 गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध को 5 से भाग कर। उल्टा अब इसको उल्टा बोलता हूँ मैं देखो। एरिया को आधा कर रहे हैं तो प्रतिरोध दुगुना कर। एक न्यूमेरिकल बिल्कुल। एरिया को क्या कर दिया? एरिया को हमने आधा कर दिया। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया तो प्रतिरोध देखो दुगुना हो गया, 5 दूनी 10। फिर कह रहे हैं एरिया को 1/3 से कम कर देंगे तो प्रतिरोध 3 गुना बढ़ जाएगा। एरिया को हम 1/4 1/4 कर देंगे तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ गए? 1/4 कर देंगे तो प्रतिरोध। लेकिन अब एरिया नहीं त्रिज्या, त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, प्रतिरोध 4 गुना से कम हो जाएगा। समझते हैं इस बात को? ठीक है? प्रतिरोध वाली बात को समझते हैं। तो बोलता है n के सेंस में अगर तुमको ना समझ में आई ये बात तो ये डायरेक्ट याद कर लें। कैसे? कि किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो R ओम है, फिर कहता है कि इसका व्यास, मोटाई एक ही बात है, व्यास या मोटाई या त्रिज्या को n गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया तो नया प्रतिरोध है R बटा में a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, वो n का स्क्वायर गुना होगा। एग्जाम्पल से समझते। वो कहते हैं जब किसी R ओम प्रतिरोध वाले चालक तार का व्यास या त्रिज्या या मोटाई को 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध पता है कितना हो जाएगा? नया प्रतिरोध हो जाएगा जी R बटा में n का स्क्वायर, R बटा में n का स्क्वायर, R बटा में n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब यहीं से करके लेके आ रहा हूँ, n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे जो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी R बटा में क्या बोलेंगे? R बटा में 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। R बटा में 9 गुना हो जाएगा। ये मैं ना इस पे क्लिक करना होता है, इस पे हो जाता है, परेशान मत होना, ठीक है? R बटा में कितना हो जाएगा? R बटा में 9 गुना हो जाएगा। अब कहोगे सर अब तक हमें समझ में तो नहीं आया ये, आप क्या बता रहे हो? परेशान मत होना, अब बताऊँगा देखो, अच्छे से समझ में आएगा। n का स्क्वायर कर रहे हैं, पहले इस बात को क्लियर कर दें। n का मान क्या है? n का मान है जी 3 गुना। 3 गुना मतलब यानी कि 9, 9 गुना 9, लेकिन गुना नहीं, वो आएगा r के बटा में n स्क्वायर, r के बटा में n स्क्वायर मतलब n का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो r बटा। यहाँ अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि अच्छा कहो तो मैं इसको भी अच्छे से समझा दूँ तुमको, कहो तो बोलो? समझाता हूँ? समझाऊँ? देखो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, मेरे को मार्कर से चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन तुमको समझ में आएगा। देखो, मैं इस r की वैल्यू को रख देता हूँ, r की वैल्यू को रख देता हूँ, ठीक है? ताकि तुम्हारा अच्छे से क्लियर। इस r की वैल्यू को रख दो। मान लेते हैं ये प्रतिरोध है जी 3 गुना कर कटने वाला नंबर लेंगे 15 ओम में। प्रतिरोध का मान कितना है जी? 15 ओम है। 12 ओम लेंगे, 12 ओम का कोई प्रतिरोध, ठीक है? और उसकी लंबाई, उसकी त्रिज्या व्यास को व्यास बोल देगा या त्रिज्या बोल देगा, एक चीज बोलेगा या है ये, 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा ये हमसे। आप बताइए पहले पुराने वाले प्रतिरोध का मान कितना था? 12 ओल्ड, ओल्ड लिख दो इधर, थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर। 12 ओम है, कितने ओम है जी? 12 ओम का प्रतिरोध है, 12 ओम का प्रतिरोध। आप बताइए कितने गुना कर दिया? इसने बोला प्रतिरोध को, त्रिज्या को, ध्यान से देखेंगे त्रिज्या को 3 गुना किया है। ये मैं लिख रहा हूँ बात ताकि त्रिज्या बोले या बोले क्या? व्यास या मोटाई, त्रिज्या व्यास या मोटाई बोले। इसने बोला कितना गुना कर दिया? इसने बोला 3 गुना कर दिया, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 है। तो हमसे पूछा है नया प्रतिरोध R न्यू का मान कितना होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला ऊपर लिखा ही पड़ा है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? R, R बटा में R का मान बोलो कितना है? 12। नया प्रतिरोध जितने n गुना किया उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। परेशान मत होना, इस टेबल को लास्ट में और अच्छे से बताएंगे, नंबर कटने वाला लेना पड़ेगा ताकि, अरे चलो कोई बात नहीं।
कटने वाला नंबर नहीं आया क्योंकि 3 का स्क्वायर कर दिया ना हमने। तो 12/9, 12/9 भाग करेंगे। 9 एकम काटना चाहो तो 3 से कट गया, 4/3 ऐसे कर सकते हो। काट दूं? बोलो। 3 से काटा तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9। क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 2 अंकों तक याद है। 1.33 अप्रोक्सीमेट। बताइए समझ में आया क्या? समझ गए इस बात को? बहुत बढ़िया। इसने बोला है कि प्रतिरोध का मान है जी 5 ओम। प्रतिरोध का मान कितना है? 5 ओम। तो उस चालक तार के प्रतिरोध पहले 5 ओम था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/3 गुना कर दिया, 1/3 गुना कर दिया। आप बताइए आर ओल्ड का मान कितना है? पुराने वाले प्रतिरोध का मान है जी 5 ओम। पुराने वाले प्रतिरोध का मान कितना है? 5 ओम। इसने बोला त्रिज्या बोल दे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं आर डी। इसने बोला त्रिज्या को या बोल दे डायामीटर को कितने गुना कर दिया? इसने बोला 1/3 गुना कर दिया, उल्टा बोला इसने, यानी कि ये n का मान है। तो हमसे पूछा है नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। आर न्यू का मान पूछा है, आर न्यू का मान पूछा है। तो आर न्यू बराबर क्या होगा? आर ओल्ड बटा में, आर ओल्ड बटा में क्या बोलेंगे? इसके लिए प्रॉपर एक टेबल बना दूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर ओल्ड बटा में क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा जी आपका कितना गुना? n का स्क्वायर। ये पीडीएफ में साफ दिखाई देगा, n का स्क्वायर। आर ओल्ड का मान बोलो कितना है? 5 ओम। आर ओल्ड का मान कितना है जी? 5। और बटा में n का मान कितना है जी? 1/3। और उसका क्या कर दूं? क्या कर दूं? बताइए। 5/में 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/9। ये पलट जाएगा, यानी कि 5 गुना में 1/9 है, पलट के हो जाएगा 9/1, यानी कि नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 45, 9 5 45, 45 ओम हो जाएगा। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आप कहोगे सर मोटा मोटा समझ में आ गया, लेकिन ये तो बहुत झमेला हो गया। क्या सर इसको कोई सिंपल सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखो अब लिख रहा हूँ यहाँ, अब ये पेज मैं रखूंगा, समझ लेना। यानी कि लंबाई को लंबाई को n गुना कर रहे हैं, जो मैंने पीछे बताया ना उसका निचोड़ है ये। लंबाई को n गुना कर रहे हैं, तो आर न्यू नया प्रतिरोध, नया नया प्रतिरोध क्या होगा वो हमसे पूछा है। तो आर ओल्ड n इंटू आर ओल्ड हो, ये ध्यान रखना है। मान लेते हैं लंबाई को 3 गुना किया, पुराना प्रतिरोध 5 है तो 5 से 15 हो जाएगा। समझ गए? अब बोला कि लंबाई को खींचकर, लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया। ठीक है, पूरा ही लिख दिया मैंने। तो हमसे पूछा है कि नया प्रतिरोध क्या होगा, तो हम बोलेंगे आर न्यू। नया जो प्रतिरोध होगा वो होगा क्या? एन स्क्वेयर, एन का स्क्वेयर करना पड़ेगा, 3 गुना किया है तो 3 का स्क्वेयर इंटू में आर ओल्ड। अगर मैं तुमको ये पहले न्यू रोल्ड लिखता ना तो तुमको ये लगता कि पता नहीं ये सर ने क्या लिख दिया। पहले एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, और अब उस बात को यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो समझ में भी आ रहा होगा आपको पता भी लग रहा होगा कि ये सर क्या लिख रहे हैं। दूसरा केस हमने देखा क्षेत्रफल को, पूरा लिखूं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल n गुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध R न्यू का मान, नए प्रतिरोध का मान क्या होगा? वो क्या होगा भाई? R ओल्ड बटा में n, सिंपल n लेना है, ठीक है। इतना हो जाए। लेकिन अभी मैंने बताया, बहुत अच्छे से बता के आया हूं, अगर त्रिज्या
या त्रिज्या के साथ क्या हो, या दोनों की एक ही बात है, व्यास या बोल दे मोटाई को बोलता है कि n गुना कर दिया, तो आर न्यू का मान, नए प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे आर ओल्ड और बटा में क्या करना पड़ेगा, n का स्क्वायर। अब बताइए ये n वाले तुमको समझ में आए क्या, ये है भी सारा कोड, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जो मैंने जल्दी से इनको निपटा, लंबाई को दोगुना कर दिया, तो आप बताइए क्या रिलेशन था, वही चीज पीछे लिख के आया हूं, नया जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू आर, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध बताओ कितना हो जाएगा, 3, बोलिए n का मान कितना है, 2, n का मान कितना है, तो 2r हो जाएगा। ये है जो मेन है जो पेपर में पूछा जाएगा। लंबाई को खींच के कर दिया जाए तो क्या होगा, n स्क्वेयर होगा, क्या होगा नया प्रतिरोध, n स्क्वेयर r होगा। बताइए n का मान कितना है, n का मान है सर 2, तो 2 का स्क्वेयर बोलेंगे क्या होगा, 2 का स्क्वेयर होगा 4 इंटू में r की वैल्यू देगा आपको वो पेपर में। क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध होगा सर r बाई एन, r बाई एन, r का मान देगा आपको, n की वैल्यू 2 है तो हम क्या बोलेंगे, r बटा में 2, r बटा में 2 होगा, r बटा में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर बोला है कि व्यास मोटाई को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, r बटा में n का स्क्वायर, दोनों के लिए इकट्ठा लिख रहा हूँ, दोनों के लिए इकट्ठा, दोनों का सेम ही है, इन दोनों के लिए इकट्ठा लिख रहा हूँ, नया प्रतिरोध क्या होगा, r बटा में n का स्क्वायर होगा, r बटा में n का स्क्वायर होगा, r का मान तो वो आपको देगा, और n का मान कितना है जी, 2, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा, का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ये पूरी क्लास का निचोड़ है। अब तुमको लगेगा कि पीछे फिर इतना टाइम क्यों लगाया, जब यही चीज बताने थे तो भाई ये चीज कहाँ से आई है, उस पर हमने टाइम लगाया है, उसके पीछे हमने एक एक चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तब आपको अच्छे से समझ में आया है कि लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया में त्रिज्या और डायमीटर दोनों चीज आती है, तो वहां से पता लगा कि वो स्क्वायर के साथ चले। क्लियर है भाई। अब ये सारे क्वेश्चन है जो ये आपको दिखाई दे, लंबाई को दुगना कर दिया गया, पुराना प्रतिरोध आपका कितना है, 5 ओम, पहले सबके एक साथ फॉर्मूले लिखते हैं, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ से nr हो जाएगा, बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, n स्क्वेयर r होगा, नया प्रतिरोध n स्क्वेयर, क्योंकि लंबाई को खींच के कर रहे हैं, क्षेत्रफल के सेंस में r बाई एन होगा, r बाई एन होगा, ठीक है, n वाला मजा आ रहा है ना। व्यास के सेंस में और त्रिज्या के सेंस में, इन दोनों के सेंस में फॉर्मूला क्या होगा, r बाई एन स्क्वेयर होगा, r बाई एन स्क्वेयर। अब वैल्यू रखते हैं, r का मान बताओ कितना है, r का मान है जी 5, तो 5 गुना में 2, 2 5 10, 2 गुना में 5 यानी कि नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम होगा। नया प्रतिरोध की साइन बना दूं, ओम का साइन बना दूं, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा जी, 10 ओम। दूसरा बताइए, मैं बोर्ड से बाहर हूं लेकिन तुमको सिर्फ मार्कर पर ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, खींच कर रहे हैं, दबा कर रहे हैं, तो n का स्क्वायर, n मतलब 3, 3 का स्क्वायर करेंगे और गुना में r, r का मान कितना है जी 4, इनका स्क्वायर कितना होगा 9, 9 गुना में 4, 9 चौके 36, 36। बताइए समझ में आया क्या, मजा आ रहा है, अब आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नया प्रतिरोध, क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया तो 20 बटा में n, n का मान कितना है 4, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ओम, 9 आ जाएगा, 4 5 20, 5 ओम। अब इन दोनों के केस में ही दोनों की अलग अलग वैल्यू है तो दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, आर का मान बोलो 12, और त्रिज्या को कितना कर रहे हैं, त्रिज्या को कर रहे हैं आधा, तो बटा में एन स्क्वेयर, आधे का स्क्वेयर, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन एडजस्ट कर लेना, आधे का स्क्वेयर, तो हम क्या बोलेंगे 12, और ये साफ साफ नजर आए ना, मैं मार्कर भी और ले लेता हूँ, ये क्योंकि स्पेस कम है तो दोनों चीजें अलग अलग लिख देते, एक मार्कर अलग स्क्रीन में। आर का मान कितना है जी 12, 12 के बटे में n का स्क्वायर, n का मान कितना है 1/2, तुमको सिर्फ ये n वाली बात ही ध्यान रखनी है और कोई पंगे में पड़ना ही नहीं, पीछे जो समझाया है उससे रिलेटेड अगर तुम ये बात ध्यान रख ले तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 1/4,
अब ये 4 पलट के ऊपर जाएगा तो 12 गुना में 4/1, 12 चौके 36, इतना उत्तर आ जाएगा जी 36। ये वाला देखिए, तो 27, 27 और बटा में क्या बोलेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, फिर ये नीचे आएगा ना तो तुमको साफ साफ दिखाई। 27 के बटा में बोलिए, 27 के बटा में बोलेंगे एन का स्क्वायर, एन मतलब कितना है 3, और 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 27, 27 बटा में एन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, वो बटा में था इस वजह से पंगा हुआ, लेकिन अब की बार कोई दिक्कत नहीं है। 27 बटा में 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 से काटेंगे तो कितना आ जाए 9 3। बताइए, क्या सारी कहानी तुम्हारी क्लियर हुई? और मैंने तुमको पहले ही कहा था 101% एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ से देखने को। न्यूमेरिकल तो क्या होगा, चंद सेकंडों में आप आंसर निकाल, चंद सेकंडों में आप उसका आंसर निकाल। ठीक है भाई, क्लियर है? बोलिए, समझ में आया अच्छे से? एक बार मेरे को थोड़ा सा टाइम देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब आगे हम क्या देखेंगे, हम पिछला रिवाइज भी करेंगे। चालक के पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोना चांदी तांबा इनकी हम चालकता देखेंगे और साथ में इनकी प्रतिरोधकता भी देखेंगे, ताप के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज देखने के बाद फिर ये डायग्राम रहेगा, लेकिन ये करेंगे हम अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। और जिन बच्चों को मोटा मोटा हल्का फुल्का समझ में आया है, हो सकता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तगड़ा हो, लेकिन दम नहीं था बिल्कुल भी। सच बताऊं, आईटीआई वाले बच्चों को लग सकता है कि पता नहीं क्या बताया है सर ने, लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी जिनका थोड़ा बहुत बेस है उसको बिल्कुल भी दम नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि आपको पता है, अगर इस चीज को लिखा जाए, पिछले वाले में लिखो, इस चीज को यहाँ अगर लिखा जाए, कहाँ पे लिखते हैं, तो आपको पता था कि प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लंबाई के। ठीक है, प्रतिरोध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। और प्रतिरोध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दूरी के स्क्वायर के, सॉरी त्रिज्या के, और डायमीटर के स्क्वायर के। इसी से फिर ये रिलेशन, मैं चाहता तो ये डायरेक्ट बता सकता था आपको, ये सारी बातें आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन फिर ये लगता कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गई, क्या चीज लिख दी सर ने। इसी वजह से एक एक चीज को पहले समझाया गया है, फिर यहाँ से बताया, और फाइनली हमको ये याद करना है। लंबाई बोले तो एन आर, पहले जितना भी प्रतिरोध था उसको जितना गुना बोला जाए उसके साथ, फिर बोला जाए कि खींच कर दे तो एन स्क्वेयर आर, फिर बोला जाए कि क्षेत्रफल को तो आर बाई एन, फिर बोला जाए अगर क्या त्रिज्या को या व्यास को तो आर बाई एन स्क्वेयर। बस यही चीज ध्यान रखनी। और ये सारे क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं ना, सारे के सारे आपको फोकस करना है इस ये जो बॉक्स में बंद कर, क्लियर है भाई? होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा और आपने भी पूरी पूरी कोशिश की हो। अगर फिर भी कोई हल्की फुल्की बात समझ में नहीं आई है तो अपनी क्लास की खूबी क्या है पता है, अब इसी चीज को कल की क्लास में फिर से एक बार रिवाइज करवाया जाएगा। ये सारा का सारा एक बार फिर से रिवाइज करवाया जाएगा, क्योंकि जब भी हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं तो पिछला हम रिवाइज करते हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा तो अपने आप ये माइंड में सेट हो जाए। ठीक है भाई, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। और जान पूछ के ये मैंने दो चीज छोड़ी है, क्योंकि इस पे मैं टाइम लगाना चाहता हूँ, चालक के पदार्थ वाले पर, तापमान पर, इन पे टाइम लगाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और कहो तो फिर तुम चाहते हो तो कि भाई ये क्लियर हो जाए तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं ऑफिस में कॉल कर देता हूँ कि 5-10 मिनट लेट आऊंगा, फिर इसको ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर पूरा ही, वैसे मोन मैन तो था वो वहां आ चुका जहां से पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी पूरा ही कर लिया। वो कहता है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति के साथ क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसने क्या बोला, ये कह रहा है कि भाई चालक के प्रतिरोध, चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, ये चीज तो सर उसके उस फॉर्मूले में थी ही नहीं, ये चीज तो आपको इस फॉर्मूले में नजर ही नहीं आई। कहाँ नजर आई, आपने तो लंबाई बताया और आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताया, कहाँ नजर आई, नजर तो आई नहीं रही। भाई यही चीज बात कर रहे हैं वो, चालक की पदार्थ, चालक की पदार्थ ये तो सर रो है, ये कहाँ से बनेगा, ये बनेगा अभी अभी बनाता हूँ। आपको पता है कि कोई भी चालक पदार्थ है वो उसकी चालकता जो है वो उस चालक पदार्थ के गुणों पर निर्भर करती है। या फिर ये कहें कि चालकता अच्छी है तो प्रतिरोधकता कम होगी, प्रतिरोधकता कम है तो इसका मतलब चालकता ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
चालक, रजिस्टर, चालक और रजिस्टर, यानी कि कंडक्टर और रजिस्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चालक के अंदर गुण होता है क्या? चालकता का, कंडक्टिविटी बोलते हैं। रजिस्टर जो पदार्थ का टुकड़ा है, प्रतिरोधक, उसके अंदर गुण होता है रेजिस्टेंस, जिसे आप विशिष्ट प्रतिरोध रेजिस्टिविटी कहते हो। ये एक दूसरे के नियम, यानी कि पदार्थ पदार्थ एक दूसरे के, चालक और रजिस्टर एक दूसरे के अपोजिट, कंडक्टर और रजिस्टर, चालक और प्रतिरोधक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चालक के अंदर गुण होता है कंडक्टिविटी का, रजिस्टर के अंदर गुण होता है रेजिस्टिविटी का, ये एक दूसरे के। तो ये क्या कह रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सबसे कम प्रतिरोधकता चालकों की होती है, और सबसे कम में, ये मैंने ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं, सबसे ज्यादा जो चालकता होती है वो चांदी की है, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना और उसके बाद एल्यूमिनियम। ये क्या है? ये चालकता बताई है मैंने। चालकता बोलिए इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 98%। ये चालकता कितनी होती है अभी? 98%। तांबे की जो चालकता है वो 90 से लेकर 92%। ये चालकता की बात कर रहा हूँ, आएंगे उस पे, चालकता की बात कर रहे हैं। सोने की जो चालकता है वो ऑलमोस्ट 70%, और एल्यूमिनियम की जो चालकता है वो तांबे की चालकता का, ध्यान से सुनना, तांबे की चालकता का कितना होती है? 60%। तांबे की चालकता कितना होती है? ये चालकता की बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक तो अपना रजिस्टर है, तो उस पे आएंगे। ये बस जस्ट मैंने चालकता लिखी है, क्या लिखी है भाई? चालकता लिखी है, लेकिन उस टॉपिक पे आएंगे। कोई भी जब चालक तार होता है, जो उस चालक तार के अंदर जो गुण होता है, जो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करते हैं, उसे चालकता कहते हैं। तो अच्छा गुण किसके अंदर है? चांदी 98% सपोर्ट करता है उस चालक तार की, जो गुण है जिसे आप चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, वो 98% तक बढ़ चढ़ के भाग लेती है। 100% तो कोई चीज होती नहीं। तांबे के साथ 90% कोऑपरेशन होता है, सोने के साथ 70% तक सहयोग होता है, और एल्यूमिनियम के साथ आप 60% तक का सहयोग करते हैं। जबकि एल्यूमिनियम अपने इंडिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इस वजह से सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सोना सबसे ज्यादा महंगा है, इस वजह से ना के बराबर प्रयोग है। तांबे का प्रयोग हम संयोजक बिंदु के तौर पर प्रयोग करते हैं, कंडक्टिंग रिले और ये वगैरह, जहां पर चालकता उच्च शो करनी हो और उससे बेहतरीन चालकता शो करनी हो तो हम चांदी का प्रयोग करेंगे, लेकिन चांदी तांबे की तुलना में बहुत ज्यादा कॉस्टली है, सेकंड नंबर पर इन सब में। प्लेटिनियम के ऑलमोस्ट बराबर या प्लेटिनियम से भी ज्यादा आपकी महंगी है चांदी 8%। ये चालकता है, ये गुण की बात है। अब हम तो कर रहे हैं प्रतिरोध, तो धारा के प्रवाह में विरोध जो करता है उसको हम प्रतिरोध का प्रतिरोधकता कहते हैं। तो वो प्रतिरोधकता सबसे कम होती है चांदी की, क्योंकि चालकता बहुत ज्यादा है। समझ गए इस बात को? दूसरे नंबर पर ज्यादा होगी तांबे की, क्योंकि इसकी चालकता थोड़ी सी कम हो गई है। या फिर इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो, प्रतिरोध चैप्टर कर रहे हो तो उसके सेंस में बोलो, इसका प्रतिरोध ज्यादा है चांदी की तुलना में, तो इसकी चालकता कम होगी। फिर और ज्यादा प्रतिरोध हुआ, चालकता और कम होगी। फिर और ज्यादा प्रतिरोध हुआ, चालकता और कम। समझ गए? तो उस चालक के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी मतलब उसकी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी मतलब उसकी प्रतिरोधकता, जो धारा के प्रवाह में बाधा डालती है, इस प्रतिरोधकता को आप विशिष्ट, एक नाम और लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हो। विशिष्ट को पूरा लिख देता हूं, प्रतिरोध को छोटा आगे इसको किस नाम से जानते हो? विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हो, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हो। पता है उसको किससे किससे डिनोट किया जाता है? उसको रो से डिनोट। इसी रो का जिक्र हो रहा था उस फॉर्मूले में, इसी रो का जिक्र हो रहा था उस फॉर्मूले में, कि चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, कि वो चालक पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। तो उसको किससे डिनोट किया जाता है? उससे डिनोट किया जाता है जी रो से। किससे डिनोट किया जा रहा है? रो से। ये रहा रो, ये रहा ये। समझ गए इस बात को? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो वो रो किसके, चालक की अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चांदी की जो प्रतिरोधकता, इस रो का मान लिख रहा हूं मैं। तो चांदी की प्रतिरोधकता है, चालक वाले चैप्टर में इंजीनियरिंग मटेरियल में बहुत अच्छे से बताई थी, वो कितनी है जी? वो है 1.59। क्या बोलेंगे? 1.59 गुना में 10 की पावर -8। और इसको पता है किस में माप देंगे? कल की क्लास में अच्छे से बताऊंगा, जिन बच्चों ने फाउंडेशन बैच में इनरोल कर रखा है। उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर कैसे निकलेगा? उसको पलट दिया जाएगा, उस फॉर्मूले को जो थोड़ी देर पहले बताया था ना, उस फॉर्मूले को पलट दिया जाएगा। ये आ जाएगी ओम मीटर में, इसमें मापी जाएगी, ओम मीटर में मापी जाएगी, ओम मीटर। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये किसकी है? चांदी की। तांबे की अगर मैं बात करूं, तांबे की अगर मैं चालकता की बात करूं, तो तांबे की जो चालकता है
वो कितनी है 90%। इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ गया, तो प्रतिरोध है 1.72। कहीं कहीं 73 भी मिलता है और कहीं पर 1.7 भी बोल देते हैं क्योंकि दो अक्षरों में नहीं बताते। गुना में 10 की पावर -8 ओम मीटर। ओम, यानी कि ये रो लिखा जा रहा है, स्पेस कम है, इस रो को मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आ जाए साफ साफ। सोने की बात करूं तो अब 2 में चली जाएगी, 2.44, 2.44 गुना में 10 की पावर, बोलो, 2.44 गुना में 10 की पावर, बोलिए, -8, -8 ओम मीटर। ओम मीटर, ये ओम मीटर आपका सीजीएस है। एसआई में ओम सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये याद इसी में ओम मीटर में ही रखना। अगर बात करूं मैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की चालकता थोड़ी सी और कम हो गई, इसका मतलब प्रतिरोध और बढ़ गया, मतलब 2.82 गुना में 10 की पावर -8 ओम मीटर। यानी कि बताइए, क्या चालक का प्रतिरोध चालकता पे निर्भर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या चालक का प्रतिरोध चालकता पे निर्भर प्रतिरोधकता पे निर्भर कर रहा है कि नहीं हो रहा? क्या उस पदार्थ पे निर्भर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर पदार्थ पे कैसे निर्भर हो रहा है? भाई अगर आप, क्योंकि क्या-क्या प्रभावित करते हैं उसी सेंस में तो हम पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा चांदी का यूज़ करेंगे, चालक में आपने उसने बोला कि किस कौन से पदार्थ का यूज़ करें? भाई चांदी को यूज़ करो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम है, रो का मान कम है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता जिसे आप रेजिस्टिविटी कहते हो उसका मान कम है, तो वो उसका प्रतिरोध भी कम होगा। समझ गए? चालकता ज़्यादा होगी। अगर आपको तांबा यूज़ करना है, चालक तार में चांदी की जगह आप तांबे का यूज़ कर रहे हो, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान ज़्यादा हो गया, रेजिस्टिविटी का मान ज़्यादा हुआ। वहाँ 1.5 है, यहाँ 1.72 है, तो चालकता घट गई 90% पे। और ज़्यादा आगे बढ़े, तो सोने का यूज़ ना के बराबर है, इसका यूज़ हम अपने ना के बराबर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली। एल्यूमीनियम पर आए, 2.82 गुना में 10 की पावर -8 ओम मीटर, यानी कि प्रतिरोध का मान और ज़्यादा बढ़ा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी और ज़्यादा बढ़ी है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है, प्रतिरोध बढ़ गया, तो चालकता 60। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, जैसा चालक यूज़ करेंगे, अच्छा चालक यूज़ करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। अच्छा, बुरा चालक यूज़ करेंगे, इधर-इधर वैसे तो एल्यूमीनियम का यूज़ करते हैं, बुरे चालक तो और आगे चलकर आएँगे, ठीक है? क्योंकि तो प्रतिरोधकता बहुत कम है। क्योंकि ये सारा खेल क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि प्रतिरोध है, ये हमने देख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई के हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन ये रो पे भी निर्भर कर रहा था, तो इस रो को यहाँ बताया गया है। इसी वजह से बोला गया है कि जो आपका आपने देखा ना कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें यही 3 चीज़ थे, लंबाई को अच्छे से बता दिया, एरिया को बता दिया और आपके विशिष्ट तो जैसा चालक यूज़ करेंगे, वैसे ही आपका चालकता और प्रतिरोध आ जाए, ठीक है? ये तीसरा। लास्ट पॉइंट में क्या कहता है कि भाई वो ताप पर भी निर्भर करता है। इस ताप पर मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि बड़े डिटेल से बताऊंगा मैं। कब बताऊंगा? जब तीसरी इससे आगे की तीसरी क्लास में वहां पर एक न्यूमेरिकल आपको करवाया जाएगा और न्यूमेरिकल आपका वहां से आता ही आता है। लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि ताप के कारण चालक का प्रतिरोध बदल जाता है। कैसे बदलता है? हम कंडक्टर का बोलते हैं पीटीसी नेचर का होता है। कंडक्टर का जो होता है ना वो क्या होता है? पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सेमीकंडक्टर का आपका एनटीसी नेचर का होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जबकि इंसुलेटर का भी आपका एनटीसी नेचर का होता है। क्या मतलब है इस बात का? डायग्राम में भी देख लो। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ रहा है। ये कंडक्टर है ग्रीन वाला। टेम्परेचर बढ़ने के साथ पहले प्रतिरोध कम था, जीरो पे था, बढ़ता 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 प्रतिरोध बढ़ रहा है। जबकि आप देखो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध घट रहा है, इंसुलेटर का भी टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध घट रहा है, लेकिन इंसुलेटर का इतना नहीं घट रहा कि धारा का प्रवाह हो जाए। इंसुलेटर का प्रतिरोध इतना नहीं घट रहा कि धारा का प्रवाह हो जाए। तो कंडक्टर है, यानी कि ये कह रहे हैं कि ताप के कारण चालक, सिर्फ हमें चालक का देखना है, ताप के कारण है ना चालक का प्रतिरोध बदलता है। ताप के कारण चालक का प्रतिरोध बदलता है। कैसे बदलेगा? कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने पर इसके प्रतिरोध यानी कि इसके रेजिस्टेंस का मान क्या होता है भी? इसके रेजिस्टेंस का मान घटता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध बदलता है। कैसे बदलता है? तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसके रेजिस्टेंस का मान घटता नहीं, सॉरी उल्टा बता दिया, रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। तो जो कोई चालक तार लेंगे, जितने टाइम तक उसका यूज़ करेंगे, ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे, इसका मतलब
ज़्यादा आपकी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, विद्युत को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है, तो गर्म होने लग जाएगा, गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। यानी कि तभी तो बोला जाता है कि किसी चालक तार को लंबे समय तक अगर उसके अंदर लाइन लॉस वगैरह है तो थोड़ा-सा ब्रेक लेके उसको कूल डाउन किया जाता है, या फिर मटेरियल ऐसा यूज़ करेंगे जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो ऊष्मा को रिलीव कर दे, प्रसारित कर दे, यानी कि अपने अंदर स्टोर करके ना। जबकि सेमीकंडक्टर और आपके कौन, सेमीकंडक्टर और कौन, आपके इंसुलेटर, ये एंटी सी नेचर के हैं। एंटी सी नेचर के, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इनका रेजिस्टेंस, इनका प्रतिरोध घटता है, एंटी सी नेचर के है। लेकिन इंसुलेटर का इतना रेजिस्टेंस नहीं घटता कि धारा का प्रभाव, क्योंकि रेजिस्टेंस अनलिमिटेड है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो वहां पर इतना नहीं घटता इंसुलेटर मतलब कुछ चालक में, निष्क्रिय पदार्थ में, कि प्रतिरोध इतना कम हो जाए कि धारा का प्रवाह जाए, ऐसा पॉसिबल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें पता लग गया कि चालक तार के अंदर प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और चालक पदार्थ पर। रो हमने निकाला था विशिष्ट प्रतिरोध, भाई एल्यूमिनियम लेंगे, फिर कॉपर लेंगे, गोल्ड लेंगे, या फिर आप सिल्वर लेंगे, उस चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। एक पता लग गया, तापमान पर भी निर्भर करता है, चालक में तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, तो हम तापमान को मेंटेन करके रखते हैं। किन चीजों पे निर्भर नहीं करता, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पेपर में पूछी जाती है। एक तो भाई आवर्ती पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करेगा, आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, आकृति पर निर्भर नहीं करेगा कि भाई किस प्रकार की आकृति में, आपको पता है चालक तार है तो भाई गोलाकार शेप में होता है, आकृति भाई रिंग के तौर पर है या फैला रखा है, ऐसे कोई आकृति पर निर्भर नहीं करता। कह रहे कि भार पर निर्भर नहीं करता, और विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर निर्भर नहीं करता। फ्रीक्वेंसी, आकृति, भार, इन सब पर कोई भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो नहीं करता उसको छोड़िए, आप देख लीजिए करता किस पे है, लंबाई पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आपकी विशिष्ट प्रतिरोधकता पर निर्भर। होप सो इसको मैं अच्छे से समझाने में कामयाब रहा होगा। अब ये लास्ट में डायग्राम देखिए। लंबाई, लंबाई बढ़ने पर, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ये लेस रेजिस्टेंस है, ये मोर रेजिस्टेंस। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, फॉर्मूला क्या था, एन आर हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, पतला तार ज्यादा प्रतिरोध, मोटा तार कम आपका प्रतिरोध होता है, ये मोटा तार है तो प्रतिरोध कम होगा, लेस रेजिस्टेंस, ये पतला तार हो गया प्रतिरोध ज्यादा हो गया, ग्रेटर। मटेरियल, अगर आप कॉपर का यूज करेंगे, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है तो चालकता ज्यादा होती है, जबकि एल्यूमीनियम का विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता कम है। तो वो कह रहा है कि मटेरियल पर भी निर्भर करता है, अगर आप कॉपर का यूज करेंगे तो कम प्रतिरोध होगा, अगर आप अगर आप आयरन का, लोहे का यूज करेंगे तो उसका प्रतिरोध होता है 1.1 गुना में 10 की पावर 10 गुना में 10 गुना उसकी पावर -7, मतलब -7 और -6 शायद, तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो जाता है। वहाँ -8 है, वहाँ -6 पे जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि ये पीटीसी नेचर के होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध। क्लियर है भाई? फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास कैसी थी आपकी राय बहुत मायने रखती है। अगर आपको फाउंडेशन बैच में इनरोल करना है तो मात्र 499 रुपये में आप इनरोल कर सकते हो। ऐसे ही बेहतरीन क्लासों के साथ हमसे जुड़े रहिए आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल विद कॉन्सेप्ट पे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग।